हेलो एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त चंद्र प्रकाश दुर्वे और आज फिर आपके साथ आया हूँ। मध्य प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर एग्ज़ाम 2026 के लिए। और ये एग्ज़ाम होने वाला है कंडक्ट 18 अक्टूबर 2026 को। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको एक तो सिलेबस बताने वाला हूँ, सिलेबस के गहराई पे जाने वाले हैं। इसके बाद हम इन टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेंगे और हमको किन बातों को ध्यान रखना होगा, उन बातों में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है पर बहुत ही आपके लिए 100% यूजफुल रहेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले दिया हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास। इसमें यूनिट 5 तक के हैं, जिसमें पहला यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और क्या दिया हुआ, माध्यमिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। और उसके बाद यहाँ पे जनजाति इतिहास, जिसमें गोंड जनजाति इतिहास भी आता है। तो ये जो इतिहास वाला टॉपिक है, तो इसे तो हमें पहले याद रखना है कि इतिहास के कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और हमें क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक, हम चलते हैं। इतिहास का है। इतिहास में हमें पहले से पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन रहेगा प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से आप सोचो, प्राचीन इतिहास के टॉपिक क्या है। प्राचीन इतिहास के टॉपिक क्या है, एक बार वो देखो आप। तो मैं आपको बताऊं, प्राचीन इतिहास में आप पढ़ते हो, देखो प्राचीन इतिहास में आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पौराणिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त गुप्त काल। तो यहाँ तक के हम ये जो महाजनपद काल तक के, ये बहुत प्राचीन प्राचीन इतिहास यहाँ तक के है। फिर यहाँ से प्राचीन इतिहास चालू हो जाता है। मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त काल, और ये गुप्तोत्तर काल, और राजपूत राजपूत में कलचुरी तक के। और फिर मध्यकालीन इतिहास चालू हो जाता है दिल्ली सल्तनत से समय। तो हमें क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से भी कहाँ से एमपीपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए, एक पूछ सकता है वो पाषाण काल से। अब पाषाण काल मतलब पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पौराणिक काल, महाजनपद। ठीक, यहाँ तक के हम सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे यूनिट 1 मतलब उससे 10 क्वेश्चन बनने हैं। अगर वो 10 क्वेश्चन बनाता है तो यही है यूनिट, है ना। तो यहाँ से वो 10 क्वेश्चन इनमें से अगर बनाने वाला है, तो उसके पास भी ये 1 2 3 4 टॉपिक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक और आंदोलन, और एक जनजाति। 2 4 6 8 10, तो 2 क्वेश्चन बनाएगा मेरे दोस्त। एक यहीं पे ना जनजाति, मतलब इसको ऐसे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो 2 4 6 8 10, है ना। हर एक जगह से 2 क्वेश्चन मान के चलो कि बनाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन बनाएगा। 2 4 6 8 10, सही है ना। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अच्छे से। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि हर एक लाइन जो दे रखा है वहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो प्राचीन इतिहास 1, मध्यकालीन इतिहास 2, आधुनिक 3, आंदोलन 4, और जनजाति इतिहास 5।
तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन वो कहाँ से बना सकता है। पाष ताम्र पाषाण पाषाण यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है, और दूसरा राजपूत से बनाएगा या फिर गुप्त या गुप्तोत्तर काल से। एक पाषाण काल से, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, यहाँ से दो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं अब यहाँ से एमपीपीएससी क्या क्वेश्चन बनाता है। देखिए बहुत मज़ा आएगा, बने रहिए मेरे साथ में। इसके बाद अब ये देख रहे हैं कि एमपीपीएससी जैसे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पौरपाषाण काल पे एमपीपीएससी कहाँ क्वेश्चन पूछा है। हेलो फ्रेंड, तो हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कि ये जो 5 टॉपिक थे, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक, 1857 और जनजाति, इनमें से वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता जो एमपीपीएससी अभी तक के पूछता था। तो हम उस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, और आप भी कोशिश करो कि ये क्वेश्चन बने, हैं ना। तो इसमें चैट जीपीटी भी हमारा साथ दे रहा है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र से है। ऑप्शन ए उदयगिरी शैलचित्र से है ना, क्वेश्चन बोला शैलचित्र से है। तो पहला उदयगिरी, भीमबेटका, सांची, विजयनगर। तो शैलचित्र से संबंधित भीमबेटका। और दूसरा क्वेश्चन बना रहा है वो निम्न प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से किसका संबंध मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से सही रूप से है। पहला उदयगिरी गुफाएं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मतलब देखो यहाँ पे इतिहास भी है, और और राजवंश से भी संबंधित है ना। तो उदयगिरी गुफा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और सांची अशोक से संबंधित है, विजयनगर डोरस से संबंधित है, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी। तो ये दो क्वेश्चन देखिए, क्या आपने सोचा था इस तरीके से कि पहले वाले टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। तो आप सोचिए इसी तरीके से 2 क्वेश्चन निकालिए, या ऐसे 10 क्वेश्चन निकालिए जो इस टॉपिक से आने वाले हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, और इसमें भी 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें देखो कि निम्न में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी का सामना किया था। तो यहाँ पे चंदेल वंश से पूछा है, चंदेल शासक ने महमूद गजनी का सामना किया। तो ये कौन था बताइए। यशोवर्धन, दंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन और श्री विद्याधर। तो देखो चंदेल अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब एमपीपीएससी चंदेल को लेके पूछा है, तो चंदेल को पढ़ना है। विद्याधर, देखो नीचे लिखा है एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकारों का प्रश्न है, और इसी तत्व पर स्टेट सर्विस प्रश्न उपलब्ध है। तो इसी प्रकार हम और भी प्रश्न देख रहे हैं। जैसे प्रश्न नंबर दूसरा, अभी हम किस में हैं, मध्यकालीन पे। तो दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित है। राजा भोज परमार, विद्याधर चंदेल से, रानी दुर्गावती कौन से, उपरोक्त सभी सही। और यहाँ पे लिखा भी है परमार को पढ़े, चंदेल, कजूरी, तोमर, कोंड, मालवा सल्तनत, होशंगाबाद, बाज बहादुर, विद्याधर, इन सब को पढ़ना है ध्यान से, क्यों से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है उसने। तो आपको सोचो उस गहराई पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं ना।
तो ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट करिए आप, क्यों से कि गेम बढ़िया खेलना है। अब आधुनिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास से दो क्वेश्चन देखिए आप कहाँ से पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे सल्तनत काल आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से, मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। मतलब एक क्वेश्चन पे एक नहीं पूछ रहा, एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट 3 फैक्ट पूछ रहा है। होलकर इंदौर से थे, सिंधिया ग्वालियर से, भोपाल नवाबों का राज। ये थोड़े इजी क्वेश्चन बनाया, पर अपने को ये नहीं देखना है कि इजी क्वेश्चन, इनके आसपास बनने वाले क्वेश्चनों पे ध्यान लगाना है ना अपने को। तो उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो कि इसने बुंदेला विद्रोह का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। 1842 के बुंदेला विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो पहला बुंदेला मालवा, इजी क्वेश्चन बनाया, परंतु अपने को इसी के आसपास आधुनिक इतिहास में रियासत और 1842 का बुंदेला विद्रोह, ये अपने को रेडी करना है। पहला अपन ने देखे प्राचीन इतिहास, जहाँ पे भीमबेटका वगैरह से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद चंदेल के आसपास क्वेश्चन था, चंदेल गुप्त। और फिर उसके बाद मध्यकालीन पे अपन ने देखे, मध्यकालीन पे कहाँ से क्वेश्चन था, ये होलकर और 1842 से। अब उसके बाद आधुनिक, आधुनिक से यहीं पे था, हाँ आधुनिक से होलकर वगैरह था। और उसके बाद अब देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन के साथ में 3 4 फैक्ट सभी पूछ रहा है। वैसे यहाँ पे उपरोक्त डी करके सभी आएंगे, पर अपने को उनके आसपास की जानकारी रखना है। वो इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, पर अपन सोचो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन तो आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित सही है। खज्जा नायक भील नेता थे, शंकरशाह गढ़मंडला से, देवनाथ ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। और इसका आंसर उपरोक्त सभी। उसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन पे झंडा सत्याग्रह जबलपुर से, जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में, शंकरशाह गढ़मंडला और उपरोक्त सभी। और फिर ये जनजाति इतिहास और साहित्य, स्वतंत्रता सेनानी में सुखराम सिंह मंडलोई निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। देखो स्वतंत्रता, अब ये नया फैक्ट आया ना आपके पास, स्वतंत्रता सेनानी सुखराम सिंह मंडलोई किस जनजाति से है, तो ये कोरकू से है सुखराम सिंह, है ना। फिर बादल भोई, इसको आप जानते होगा, बादल भोई से संबंधित सही विकल्प, प्रसिद्ध जनजाति साहित्यकार संगीतकार स्वतंत्रता सेनानी साहित्यकार, तो इसका सी स्वतंत्रता सेनानी था। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे और वो इस तरीके से रहेंगे, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है समझ में आ रहा है। इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, स्वतंत्रता, जनजाति, इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बन रहा है उसी के आसपास आप भी तैयारी करिए। और अब हम देखते हैं यूनिट 2 मध्य प्रदेश का भूगोल। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 टॉपिक है, 10 नंबर का है। हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनाएगा, तो हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनाएगा। तो इसमें भी हम देखेंगे कि MPPSC कहाँ से पूछ रहा है और किस तरह से पूछ रहा है। तो एक तरह से आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो। ये अच्छा है कि इसमें आंसर भी है, पर आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। अब इसमें भी देखते हैं हम कि हर एक 5 टॉपिक में से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं पहला टॉपिक इसने क्या लिया है। हम ChatGPT की मदद ले रहे हैं, तो इसमें ये देखो पहला टॉपिक लेता है भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं नदियाँ एवं पर्वत। अब यहाँ से वो 2 क्वेश्चन लिया है। तो 2 क्वेश्चन कौन से लिया है उसने। पहला क्वेश्चन पढ़िए, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, हाँ। मध्य प्रदेश की अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय से स्थिति है, सही। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, हाँ। तो ये उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी डी आंसर इसका। तो ये इसने एक मिक्स क्वेश्चन रेडी कर लिया है ना। तो कर्क रेखा को एक पढ़िए, दूसरा उष्णकटिबंधीय, फिर ये देख लीजिए। तो स्थिति देख लीजिए, स्थिति यहाँ पे स्थिति दे रखा मतलब कर्क रेखा की स्थिति, और कौन से राज्यों को टच कर रहे हैं ये देखना है। उसके बाद हमारा पर्वत वगैरह देखना है ना। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये देख रहा है जो कि उसी उसी में से है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन बना रहा है नदियों से। नदिया से तो एक क्वेश्चन बनना है, तो सोचो किस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर दो ही नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आएगा ऐसा ही, एक नदी से क्वेश्चन बना देगा और एक स्थिति से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी दे रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण नदी नर्मदा पढ़ो, ताप्ती पढ़ो, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सहायक नदी उनको पढ़ना है। सहायक नदी से क्वेश्चन बनाएगा वो, है ना। तो दो क्वेश्चन आपने पहली लाइन से सोचे कि कहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है, नदिया से, स्थिति से। क्यों से कि उसको एक टॉपिक से दो ही क्वेश्चन बनाना है उसको। हो सकता है नदियों का डबल बना सकता हो, है ना। अब दूसरा देखिए, वो जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वन। अब यहाँ से उसको दो क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना रहा है, मध्य प्रदेश की मृदा, मिट्टी को पढ़ना अच्छे से। इसके बाद अभी पढ़ाऊँगा भी अगले वीडियो पे, पर आप सोचिए पेपर दे रहे हो और क्वेश्चन इसी तरह से आने हैं, दो दो क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की मृदा से संबंधित निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, सही। मालवा में काली, सही। उत्तर पश्चिम में जलोढ़, सही। ये तो तीनों सही है, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। तो एक मिट्टी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक। हमको सोचना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हमें पहले से प्रिडिक्ट करके जाना है। मैं उस लेवल पे भी क्वेश्चन लेके जाऊंगा जहाँ पे ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन वही टॉपिक से बना रहा है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सार्वजनिक उपयुक्त मानी जाती है? तो है जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास के लिए। तो मिट्टी को अच्छे से पढ़ना है। हमने क्या क्या देख लिया, पहले टॉपिक में स्थिति और नदी से क्वेश्चन पूछ रहा था। दूसरा मिट्टी से और कहाँ से क्वेश्चन पूछा, खेती से, है ना। वैसे दोनों मिट्टी से पूछ लिया उसने। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक था कृषि संबंधित, कृषि, फसलें, सिंचाई स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं। तो अब देखो इसमें से वो दो क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, सोचो सोचो क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी फसल रबी की प्रमुख फसल है? तो रबी की गेहूँ है। वैसे ही प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तवा नदी पे, गांधी चंबल नदी पे, बरगी नर्मदा नदी पे, डी सही। तो देखो नदी का उसने डबल किया, मतलब नदी की वो क्वेश्चन रख सकता है डबल से ना। और इसमें वन नहीं है ना, वन पहले वाले पे था। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ताप ताप विद्युत
गैर पारंपरिक और खनिज। यहाँ से दो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस खनिज का संबंध मलाजखंड से है? तांबा का। निम्न आठ, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो ये है सौर ऊर्जा। ठीक। तो इस तरह से दो क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, मतलब वो पूछेगा खनिज से, खनिज से पूछ लेगा और ऊर्जा उनसे। तो यहाँ से अपने को रेडी रहना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा जनसंख्या से। तो अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? अब देखो कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.26 करोड़ है, सही है। साक्षरता दर 70% है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक। इसको एक बार रीचेकिंग करना। पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, है ना? जनगणना से क्वेश्चन रहेगा जो कि साक्षरता पूछ सकता है, घनत्व ये पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन वो रख रहा है मध्य प्रदेश में खाद्य उद्योग के विकास के लिए निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कृषि उत्पादन की उपलब्धता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो दो क्वेश्चन वो कहाँ कहाँ से बना रहा है, ताकि हमें जाने से पहले ये पता तो रहे कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ठीक, इस तरह से हमें रेडी करना है। जनसंख्या से दो, आकार से वृद्धि से, साक्षरता से पूछ सकता है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 में जाएंगे, उससे भी हम गैस करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो ये यूनिट 3 है। यहाँ पे यूनिट 3 में ये पॉलिटी, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधान सभा, हाई कोर्ट, लोकायुक्त, ये टॉपिक 1 हो गया। टॉपिक 2 सचिवालय, मुख्य सचिव। टॉपिक 3 पंचायत। टॉपिक 4 आयोग। टॉपिक 5 4 प्रकार के एक्ट। अब यहाँ पे भी 5 हैं, तो यहाँ पे भी हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इसमें भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इजी वाले क्वेश्चन यही बनेंगे, यही आएंगे, पर हमको सोचना है कि इन्हीं क्वेश्चन की तरह वो भी आएंगे, है ना? तो इसलिए हम अब इन टॉपिक से भी दो दो क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे भी 5 टॉपिक देखे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 टॉपिक देखे, तो 5 में से हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन बन रहे थे। तो हम यहाँ पे देख रहे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मतलब हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन। तो पहले का देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल। वही टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन क्या था? राज्यपाल विधानसभा का 17वां किस अनुच्छेद में करता है? याद करिए। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 174, है ना? 174। तो इस प्रकार पहले वाली टॉपिक से एक विधानसभा से बन गया, अध्यक्ष कौन है। दूसरे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन बन गया। फिर दूसरे टॉपिक क्या था? पंचायत, नगर पालिका। यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन बना है, पंचायत राज्य हेतु संविधान का संशोधन कौन सा है? 73। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बहुत पूछ चुका है, पर पूछा क्या था ऐसा। फिर पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? 9। तो वहाँ से दो क्वेश्चन पूछा था। फिर निर्वाचन से देखो दो क्वेश्चन पूछा है। राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 243 के महिला आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है, क्योंकि कि यहाँ पे 29, अच्छा हाँ सही है,
23 मार्च 1998, है ना। 23 मार्च 1998, ये 98 इसलिए याद है कि उनकी सिस्टर का बर्थडे था। 23 मार्च 1998। तो ये दो क्वेश्चन इस तरह से कहाँ के रहेंगे, आयोग से रहेंगे। फिर देखिए एक्ट से दो क्वेश्चन एक्ट से रहेंगे, 4 एक्ट है। तो यहाँ से पैसा एक्ट, पैसा अधिनियम कब, 1996। फिर ST/SC एक्ट 1979। पर्यावरण अधिनियम 1986। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम 2004। तो इस प्रकार अधिनियम उनसे भी दो दो क्वेश्चन रहेंगे, हम ये मान के चलेंगे। इसलिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, क्या रहेंगे। इस प्रकार हम अगले यूनिट में चलेंगे, जो कि यूनिट नंबर क्या होने वाला है, 4। ठीक, यूनिट नंबर 4, हाँ चौथा यूनिट होने वाला है। और इससे भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने देखा अभी ये हम यूनिट 3 पे ही है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी कुल मिला के 10 क्वेश्चन बनने, पर हमने देखा यहाँ से दो दो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और वो कहाँ से रहेंगे। आप क्वेश्चन को बदल सकते हो ना, पर मिलेंगे तो उस तरह से। यहाँ से ये दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पर हम देख रहे दुगने क्वेश्चन, मतलब यहीं से हम 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। हर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 टॉपिक है, 5 में हर एक जगह से दो दो क्वेश्चन MPPSC क्या पूछ रहा है या क्या पूछा था। देखो गाइस, सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक था मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। यहाँ से MPPSC ने 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा है। वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश और भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने पर क्या पाया। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय और भारत की आय में कमी थी, मध्य प्रदेश की आय भारत की आय में कमी थी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन मिला है जो कि MPPSC 2024 में पूछा है। तो आप सोचिए इस पहले टॉपिक में जो अवलोकन है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बना है, प्रति व्यक्ति आय। और वहीं से दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, देखो MPPSC दूसरा प्रश्न है MPPSC प्री 2025 में पूछा था। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 23-24 तक मध्य प्रदेश में चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी। तो लगभग 3 गुना बढ़ी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, देखिए पढ़िए इस तरह से। और इसके लिए इस टॉपिक में MPPSC GSDP प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रवार योग्य आंकड़ों से प्रश्न बना सकता है। तो ये आपको रेडी करना है ना। आप बोल रहे हो ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, वो ऐसे होगा रेडी कि आपके टॉपिक ये है, क्वेश्चन बनने ऐसे है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है MPPSC ने। अब देखिए यहाँ सेकंड वाला क्या था आपका, मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था MPPSC ने 2024-25 में। वर्ष 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का क्षेत्र और उत्पादन अनाजों में किस स्थान पर था। रैंकिंग पूछा है भाई साहब, यहाँ पे देखो पहला स्थान था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 21-22 में कौन सा राज्य देश में दालों के क्षेत्र में दूसरा अथवा उत्पादन में प्रथम स्थान था। तो मध्य प्रदेश। तो आपको ये पढ़ना है पैटर्न। कृषि में MPPSC बार बार फसल, उत्पादन, क्षेत्र, रैंक, वर्ष को जोड़कर पूछता है। तो आपको दूसरे नंबर जो टॉपिक है ना, आपको ये रेडी करना है कृषि और ग्रामीण विकास से। फिर देखो तीसरा टॉपिक आपका क्या था, औद्योगिक आधारभूत ढांचे का विकास। अब आप सोचें कि यहाँ पे मेरे को क्या पढ़ना है। देखो MPPSC 23-25 में क्या प्रश्न लिखा है। 21-22 में लौह उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान था, स्थान पूछा है। चौथा दूसरा प्रश्न पूछा 2024 में मध्य प्रदेश में तेल
रिफाइनरी की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे आपको क्या पैटर्न में एमपीएससी खनिज उत्पादन की रैंक पूछ रहा है, औद्योगिक उद्योगों की संख्या पूछ रहा है, औद्योगिक केंद्र, प्लास्टर और अधोसंरचना, तथ्यात्मक प्रश्न ये पूछ रहा है। देख रहे हो, यहाँ से ऐसे प्रश्न रहेंगे, ऐसे प्रश्न अगर पढ़ रहा हो ना तो इतने गहराई पे जाकर पढ़ो, ऐसे प्रश्न रहेंगे। चौथा टॉपिक देखो, चौथा टॉपिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना आपको इस भाग में शिक्षा का बजट पढ़ना है, स्वास्थ्य योजनाएं, मानव संसाधन, कौशल विकास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला देखो 25 में पूछा है और दूसरा क्वेश्चन 23 में। 25 में क्या पूछा है? वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित हुआ है? तो 12.22%। ये क्या पूछा? शिक्षा पूछा है ना, तो शिक्षा के लिए आवंटित बजट पूछा है। मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा को गया? तो 12%, है ना, ऐसा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का ऐसे पूछा है, मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित कल्याणकारी योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। फिर उसके बाद ये यूनिट नंबर 5 देखिए, एच डी जी, व्यावसायिक सुगमता और बहुआयामी गरीबी। अब यहाँ से एमपीपीएससी ने 23 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे? पहला कि मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना आयोग की 2023 की पैटर्न के अनुसार किस जिले में बहुआयामी गरीबों में सबसे अधिक सुधार हुई? तो विकल्प है बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, अलीराजपुर। तो आंसर है अलीराजपुर में बहुआयामी में सबसे अधिक सुधार हुआ, अलीराजपुर में। ऐसे क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, देख रहे हो। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों को मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो टॉप अचीवर, ये चीज़ पढ़ना है। तो देखो यहाँ से अब क्या पढ़ना है आपको, अतिरिक्त महत्वपूर्ण एमपीएससी प्री 2025 में पूछा गया कि 2020 में एचडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का कैंपस एचडीजी स्कोर कितना था, है ना। तो ये चीज़ें पढ़ना आपको, है ना। ये जैसे लिस्ट वगैरह है कि इकोनॉमी से प्रश्न हुई, कहाँ से पूछा, ये देखो ये रैंक वगैरह पूछा हुआ है, ये रैंक वगैरह ये बता रखा है कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो ये हमने देख लिए यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 4 देखते हैं हम कि वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है। फ्रेंड्स देखिए, ये यूनिट नंबर 4 है और ये यूनिट नंबर 4 मध्य प्रदेश की जनजाति, और यहाँ पे विरासत, सांस्कृतिक, साहित्य, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो एमपीपीएससी का यूनिट नंबर 10 जो कि जनजाति से संबंधित है जी, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में वही पूरा सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे भी 5 टॉपिक है, तो यहाँ से हर जगह से 2-2 क्वेश्चन बनाने की संभावना है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनाए थे। देखो हम देख रहे हैं, अब 5 टॉपिक आपको बता दिया था कौन कौन से। तो इसमें से पहला टॉपिक आप अपना था जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, संवैधानिक प्रावधान। तो देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या क्या कहाँ से बनाया और कब बनाया था? 2025 में बनाया था। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य संघ क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची अधिसूचित करते हैं?
तो देखो यहाँ पे अनुच्छेद आपको याद करना होगा, पहले बता रहा हूँ, अनुच्छेद वो पूछ सकता है 342। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अनुच्छेद बेस में, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? तो ये है अनुच्छेद 332। ठीक, तो इस प्रकार आपको इस यूनिट नंबर 4 में पहले टॉपिक के लिए आपको अनुच्छेद रेडी करना होगा और क्वेश्चन इस तरह से रेडी आएंगे। इन चीज़ों को लिख के रख लो और ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े चेंज रहेंगे, ये धारा नहीं तो वो धारा पूछ लेगा, पर आना तो ऐसे ही है। इस प्रकार हम देख रहे दूसरा यूनिट प्रमुख जनजाति PVTG एवं जनजाति कल्याण योजनाएं। तो देखो अब वो उसने 25 में कौन से दो क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति PVTG में आती है? तो शहरिया, भारिया, बैगा, असूर शामिल नहीं है ना, नहीं है पूछा है असुर, क्यों से कि ये तीनों तो है ऊपर के तीन। इस प्रकार और प्रश्न नंबर दूसरा योजना से संबंधित है। देखो 23 दिसंबर 2017 से शुरू आहार अनुपूरक योजना किस जनजाति समुदाय में कुपोषण दूर करने के लिए किया गया है? तो भील, PVTG, बैगा, सहरिया, PVTG। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये टॉपिक आपको रेडी करने हैं ना। फिर सांस्कृतिक परंपरा कला, तो यहाँ से देखो अब उसने कहाँ से पूछा है। 2024 में पूछा था लोक नृत्य, वो भी कौन सा? मंडवारा। ये किसमें होता? मंडवारा पहली बार सुन रहा। मंडवारा लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा से संबंधित है। दूसरा मंडला लोहार त्यौहार किस जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये बैगा। ये ऐसा आपको रेडी करना रहेगा भाई साहब। फिर यूनिट नंबर 4 में टॉपिक नंबर 4 स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान और व्यक्ति। तो यहाँ पे पूछ लिया इसने, महान जनजाति नायक टंटे मामा किस जनजाति से थे? तो भील से थे। दूसरा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष सिंह मंडलोई किस जनजाति से? भिलाला। इस प्रकार यूनिट नंबर 5 लोक सांस्कृतिक और लोक साहित्य से पूछा है उसने, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मसूखा लोक नाट्य प्रचलित है? तो पश्चिम निमाड़ी। देखो क्वेश्चन बड़े जोरदार है, 25 में पूछा था भी था। 23 में क्या पूछा था कि लोक साहित्य में जानकर या विशेषज्ञ किसे माना जाता है? देखो तो भाट चरण या बुजुर्ग जोगी जाति। तो इस प्रकार से इस यूनिट में क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो यह हमारा यूनिट नंबर 4 हो गया था। अब यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में दो चीज़ें हैं। एक तो यूनिट टॉपिक 1, 2, 3 यहाँ पे करंट है, करंट के बारे पे। जैसे करंट में भी देखो घटना और जन कल्याण योजना और चर्चित व्यक्ति और स्थान, ये यहाँ से करंट पूछा है। और ICT के कुछ ये टॉपिक है, कंप्यूटर ICT गवर्नर AI मशीन क्लाउड ये इंटरनेट। यहाँ से अब क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बाबा, अब वो देखना। दो क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और ये देखना, और इस प्रकार आप भी तैयारी करना। ये देखिए, ये पहला अपना टॉपिक था मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सामाजिक घटना। तो पहला क्वेश्चन 2025 में पूछा है, 2023 के एशिया खेलों में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी खेल युग्म गलत है? तो ऑप्शन था उसमें से अन्नू रानी 10 मीटर स्प्रिंग, क्योंकि अन्नू रानी भाला फेंक से संबंधित है। तो ये इस तरह से करंट था भाई साहब।
करंट से क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन, भारत के साथ संयुक्त अभ्यास के संबंध में कौन सा देश अभ्यास युग गलत है, गलत चीज़ ढूंढो, थाईलैंड युग। इस प्रकार अब दूसरा जो कि है मध्य प्रदेश की सामाजिक घटना और कल्याणकारी योजनाओं से। तो पहला ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन भारत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये इंदौर में। और फिर दूसरा क्वेश्चन फिर बना रहा है वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में कुल कितनी प्रधान एवं मुख्य अक्री एकीकृत जनजाति विकास परियोजना संचालित थी, तो 36। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की नई योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम, सम्मेलन, परियोजना, नवीन आंकड़े, ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब चर्चित व्यक्ति में वो क्या पूछा है 2025 में, पहला मध्य प्रदेश के किस शहर में ICMR और NIRTH स्थित है, तो ये जबलपुर पे है। और दूसरा उच्चेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है, यह मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो सतना। इस प्रकार कंप्यूटर से भी पूछा है भाई साहब, देख लीजिए कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स। ई गवर्नेंस से पूछा, उसकी स्तंभ पूछ लिया। दूसरा भी कंप्यूटर में कहाँ से पूछा है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2024-25 से पूछा है। NEGP के अंतर्गत मिशन मॉडल प्रोजेक्ट के सार संग्रह को क्या कहते हैं, सारांश। इस प्रकार आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल देके बने रहिए मेरे साथ में। इसके बाद हम अगला पेपर देखते, प्रेडिक्ट किया हुआ, जो कि पेपर 1 से ही 50 क्वेश्चन रेडी होंगे और फिर उसके बाद तैयारी करेंगे एक एक टॉपिक से, एक एक जगह कहाँ से क्या पूछ सकता है। थैंक यू, जब तक बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।